नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग भारत के संविधान में संसद के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे कि संसद की संरचना कैसे होती है, किस प्रकार से होती है और ये जो संसद का प्रावधान है यह किस देश से लिया गया है। ठीक, तो इसके मुख्य बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। तो इसके पहले हम ये जान लें कि जो हमारी संसद है इसके 3 अंग हैं। कौन कौन? राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक, तो याद रखिएगा, पहला प्रश्न, हमारी संसद के 3 अंग हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। इन तीनों से मिलकर के हमारी संसद बनती है। ये जो हमारी संसदीय व्यवस्था है यह ब्रिटेन के संविधान से ली गई है और ये जो राष्ट्रपति की शक्तियां हैं वो ब्रिटिश ताज के समान है। ब्रिटिश ताज ब्रिटेन के सम्राट या महारानी को कहा जाता है। तो जो हमारे यहाँ राष्ट्रपति की शक्तियां हैं वो ब्रिटिश ताज के समान है। तो राष्ट्रपति हमारे देश में संवैधानिक प्रमुख होता है। अब हम देखेंगे जो हमारी वर्तमान लोकसभा और राज्यसभा है ये कब अस्तित्व में आई। तो सबसे पहले भारत शासन अधिनियम 1935 में, जब भारत शासन अधिनियम 1935 में बना तो केंद्रीय व्यवस्थापिका की स्थापना करके देश का एकीकरण कर दिया गया, अर्थात केंद्रीकरण कर दिया गया। और केंद्रीकरण करने के बाद पुनः 1952 में लोकसभा और राज्यसभा अस्तित्व में आई। तब लोकसभा का नाम था जनता का सदन, लोकसभा का नाम था और राज्यसभा का नाम था राज्य परिषद। ठीक, और 1954 से इसे लोकसभा नाम दिया गया और इसे राज्यसभा नाम दिया गया। याद रखिएगा, कब से? 1954 से लोकसभा और राज्यसभा नाम पड़ा। अब हम देखेंगे पहली बार लोकसभा का गठन कब हुआ। पहली बार लोकसभा का गठन 17 अप्रैल 1952 को हुआ और राज्यसभा का गठन 3 अप्रैल 1952 को हुआ। अर्थात दोनों लोकसभा और राज्यसभा का गठन कब हुआ? 1952 में ही हुआ। अब लोकसभा को लोकप्रिय या निम्न सदन कहा जाता है। लोकप्रिय सदन क्यों कहा जाता है? लोकप्रिय अर्थात जनता को प्रिय। जो लोकसभा के सदस्य होते हैं ये सीधे जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। याद रखिएगा। ठीक, कैसे चुने जाते हैं? प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। अब आपको पता चल गया होगा कि प्रत्यक्ष चुनाव क्या होता है। प्रत्यक्ष चुनाव वह चुनाव होता है जिसमें आम जनता मतदान करती है। ठीक, उसे कहते हैं प्रत्यक्ष चुनाव। और जिसमें आम जनता को मताधिकार का अधिकार नहीं दिया जाता है उसे कहते हैं अप्रत्यक्ष चुनाव। तो जो राज्यसभा है इसके सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है और लोकसभा के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है। ठीक, तो इसलिए लोकप्रिय सदन कहते हैं या निम्न सदन। इसका नाम निम्न सदन भी है। निम्न सदन, निम्न माने होता है, निम्न का तात्पर्य होता है गिरा हुआ। तो इसे गिरा हुआ इसलिए कहा जाता है क्योंकि राष्ट्रपति जब चाहे तब लोकसभा को भंग कर सकता है, इसलिए इसे निम्न सदन कहा जाता है। लेकिन एक ही याद रखिएगा, लोकसभा राज्यसभा को कभी समाप्त नहीं किया जा सकता है। ठीक, इसे भंग किया जा सकता है और इसे भंग भी नहीं किया जा सकता क्योंकि यह उच्च सदन और अस्थायी सदन है। यह अस्थायी सदन है और यह अस्थायी सदन है। अर्थात इसके प्रतिनिधि जब एक बार चुन लिए जाते हैं तो वो 6 वर्ष के लिए बने रहते हैं। ठीक, और ये अस्थायी सदन है। अस्थायी, राष्ट्रपति जब चाहे तब इसे भंग कर सकता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? निम्न सदन कहा जाता है। अब राज्यसभा के बारे में देखेंगे तो अनुच्छेद 81 के तहत लोकसभा होगी और अनुच्छेद 80 के तहत राज्यसभा होगी। तो राज्यसभा को द्वितीय सदन
उच्च सदन या अस्थायी सदन कहते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। और प्रत्येक 2 वर्ष पर 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं। ठीक, अब हम देखेंगे लोकसभा में कुल कितने सदस्य हो सकते हैं। ठीक, तो लोकसभा में कुल 552 सदस्य हो सकते हैं। 530 सदस्य राज्यों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। 20 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा चुने जाते हैं और 2 सदस्य को राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय से चुनता है। लेकिन वर्तमान समय आंग्ल भारतीय समुदाय का जो प्रतिनिधित्व था इसे समाप्त कर दिया गया है, याद रखिएगा। ठीक, अर्थात इन 2 सदस्यों का जो चुनाव है राष्ट्रपति अब इनको नहीं चुनेगा, क्योंकि पच्चीस जनवरी 2020 को एससी और एसटी अर्थात अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का जो आरक्षण था वो समाप्त हुआ था, लेकिन पुनः इसे 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। एससी और एसटी के आरक्षण को 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया, लेकिन जो आंग्ल भारतीय समुदाय हैं इनके लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया। तो इस प्रकार से वर्तमान समय में 543 सदस्य हमारी लोकसभा में हैं। ठीक, अब आपको हम बता दें कि आंग्ल भारतीय समुदाय क्या होता है। आंग्ल भारतीय समुदाय ऐसे यूरोपीय या अंग्रेजों को कहते हैं जो पुरुष यूरोपीय थे या अंग्रेज थे और भारतीय स्त्री से शादी कर लिए। अब उनके द्वारा जो उत्पन्न बच्चे हुए उनको क्या कहा गया, आंग्ल भारतीय कहा गया। ठीक, तो ऐसी जनसंख्या ज़्यादा थी ऐसे लोगों की, इसलिए उनका कुछ ये लोग पिछड़े हुए थे, तो उनको आगे बढ़ाने के लिए यह प्रावधान किया गया था। तो इस प्रावधान की कोई समय सीमा निर्धारित नहीं थी। ठीक, लेकिन अब देखा गया कि यह लोग सक्षम हो चुके हैं, इसलिए इनके आगे कोई प्रावधान इनके लिए नहीं किया गया। ठीक, तो अब हम समझ गए कि आंग्ल भारतीय समुदाय क्या होता है। फिर देखेंगे राज्यसभा। राज्यसभा में कुल 250 सदस्य हो सकते हैं। जो 229 सदस्य हैं इनका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है, और जो 12 सदस्य हैं इनका चुनाव कला साहित्य या विज्ञान में उत्कृष्ट, ऐसे व्यक्ति जो कला या साहित्य या विज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्ट हों, राष्ट्रपति 12 लोगों को मनोनीत करता है, याद रखिएगा। और ये जो मनोनीत सदस्य हैं ये राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान नहीं करते। ठीक, तो इस प्रकार से राज्यसभा में कुल कितने हो सकते हैं, 350 और लोकसभा में 552। लेकिन वर्तमान समय में यदि 2 सीटें खाली हो जा रही हैं तो कितना होगा, 550। अब इस प्रकार से इनकी संरचना में कुल 552 लोग सम्मिलित होते हैं और इनकी संरचना में कुल 250 लोग सम्मिलित होते हैं। तो ये हमारा संसद, लोकसभा, राज्यसभा के बारे में कुछ बातें हो गई। और इन अनुच्छेदों को हम कैसे याद करेंगे, तो हम आपको एक सूत्र बता रहे हैं। ठीक, सरल। तो संसद
किस अनुच्छेद के तहत होगी? 79 के तहत होगी, जो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर के बनेगी। अनुच्छेद 80 के तहत क्या होगी हमारी? राज्यसभा, जिसे द्वितीय सदन या उच्च सदन या अस्थायी सदन कहते हैं। और अनुच्छेद 81 के तहत लोकसभा होगी, जिसे लोकप्रिय या निम्न सदन कहते हैं। अब फिर हम देखेंगे अनुच्छेद 79 से लेकर के 81 तक हो गया। अनुच्छेद 82 है प्रत्येक जनगणना के पश्चात पुनः समायोजन। प्रत्येक जनगणना के पश्चात पुनः समायोजन। इसके अंतर्गत क्या प्रावधान किए गए हैं? जब पहली बार हमारा संविधान बना तो मूल संविधान में जो सदस्यों की संख्या थी लोकसभा में ये 500 थी, लेकिन यह कहा गया कि जब जब जनगणना का कार्य संपन्न होगा उसके पश्चात परिसीमन आयोग, कैसा आयोग? परिसीमन आयोग का गठन किया जाएगा और वह जनसंख्या के अनुसार प्रतिनिधियों की संख्या को घटाएगी या बढ़ाएगी। यदि जनसंख्या कम हो रही है तो प्रतिनिधियों की संख्या घटेगी, और यदि जनसंख्या बढ़ रही है तो प्रतिनिधियों की संख्या बढ़ेगी। इस प्रकार से कई बार प्रावधान होते गए। पुनः अंतिम बार 84वां संविधान संशोधन, चौरासीवां संविधान संशोधन 2001 में हुआ। इसके तहत क्या किया गया? यह कह दिया गया कि 2026 तक ये जो सदस्यों की संख्या है इनकी सीटों में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार अब हम समझ सकते हैं जो भी सदस्यों की वर्तमान संख्या है इनमें 2026 तक कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। तो परिसीमन आयोग का गठन के लिए क्या प्रावधान किया गया था कि प्रत्येक जनगणना के पश्चात अर्थात प्रत्येक 10 वर्ष के बाद इसका गठन किया जाएगा। और क्या काम करेगी? ये सदस्यों की संख्या को घटाएगी या बढ़ाएगी। लेकिन अब यह कह दिया गया है कि 2026 तक कोई परिवर्तन नहीं होगा। एक चीज और याद रखिएगा, ये जो वर्तमान समय में सदस्यों की संख्या है ये 1971 की जनगणना पर आधारित है। ये जो संख्या है 1971 की जनगणना पर आधारित है। इस चीज को याद रखिएगा। ठीक, अब हम देखेंगे संसद के सदनों की अवधि। अनुच्छेद 83 है संसद के सदनों की अवधि। तो जो लोकसभा है, लोकसभा इसके सदस्य जो होते हैं वो न्यूनतम 25 वर्ष, कितने वर्ष? न्यूनतम 25 वर्ष, अर्थात 25 वर्ष पूरा कर लेने के बाद ही वो चुनाव के लिए लड़ सकते हैं, आ सकते हैं। और इनका जो कार्य होगा वो 5 वर्ष। ठीक, 5 वर्ष इनका कार्यकाल होगा। लेकिन इसके पहले हमने आप लोगों को बता चुका कि जो ये मंत्रिपरिषद होती है इन्हें गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है। और जो मंत्रिपरिषद होता है वह सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति और व्यक्तिगत रूप से संसद के प्रति ठीक उत्तरदायी होते हैं। और यदि किसी भी एक मंत्री के प्रति अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है तो समस्त मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना होता है। ठीक, या इस प्रकार से भी राष्ट्रपति जब चाहे तभी से भंग कर सकता है। इस प्रकार कोई जरूरी नहीं है कि वह 5 साल तक ही कार्य में हो, लेकिन समान रूप से यह माना गया है कि वो 5 साल तक अपने कार्य में रहेंगे, लेकिन सैद्धांतिक रूप से वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं। ठीक, तो ये हो गया इनका जो कार्य की अवधि है 5 वर्ष। इस तरह से हम मान सकते हैं 5 वर्ष। राज्यसभा इनके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। ठीक, और प्रत्येक 2 वर्ष पर 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं। किसके? राज्यसभा के। प्रत्येक 2 वर्ष पर 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं। अब हम देखेंगे संसद के सदस्यों के लिए अर्हता। अनुच्छेद 84 संसद के सदस्यों के लिए अर्हता। अर्हता अर्थात योग्यताएं क्या होनी चाहिए?
योग्यता में आप थोड़ा देख लीजिए, दोनों में थोड़ा सा अंतर है। किसमें किसमें? लोकसभा और राज्यसभा में। जो लोकसभा के सदस्य हैं इनके लिए जो आयु की बात है वो 25 वर्ष और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष। ठीक, दोनों में आयु में ही विशेष अंतर है। लोकसभा के लिए 25 वर्ष और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष, अर्थात 25 वर्ष के बाद कोई भी व्यक्ति भारत का प्रधानमंत्री बन सकता है या लोकसभा का सदस्य बन सकता है। ठीक, लेकिन राष्ट्रपति के लिए याद रखिएगा 35 वर्ष। राष्ट्रपति के लिए कितना होता है? 35 वर्ष। राष्ट्रपति और राज्यपाल, और राष्ट्रपति राज्यपाल के लिए कितना होता है? 35 वर्ष होता है। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कितने का अंतर है? सिर्फ आयु का अंतर है। और योग्यताएं क्या हैं? इनकी अर्हताएं क्या हैं? वह भारत का नागरिक हो, पागल दिवालिया न हो, पागल दिवालिया न हो, भारत का नागरिक हो। दूसरी चीज क्या है इसमें? जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1991 में क्या प्रावधान किया गया कि कोई भी व्यक्ति जो संसदीय क्षेत्र में चुनाव लड़ना चाहता है उसको 2-3 बातें मुख्य रूप से याद रखिएगा। जो भी व्यक्ति चुनाव लड़ना चाहता है उसको भारत के किसी भी मतदाता सूची में, अर्थात किसी भी राज्य की मतदाता सूची में उसका नाम होना चाहिए। ठीक, यहाँ देखिए, जो भी व्यक्ति चुनाव लड़ना चाहता है उसे भारत के किसी भी निर्वाचक नामावली में उसका नाम होना चाहिए और वो भारत में 2 जगह से चुनाव लड़ सकता है। लेकिन यदि वह आरक्षित क्षेत्र से चुनाव लड़ना चाहता है, आरक्षित क्षेत्र से चुनाव लड़ना चाहता है तो वह चुनाव नहीं लड़ सकता। आरक्षित क्षेत्र से जो वहाँ का व्यक्ति है, जिस क्षेत्र से वह सीटें निर्धारित की गई हैं, उस नामावली में जो सूचीबद्ध है वही व्यक्ति और आरक्षित वर्ग का व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है। अर्थात किसी भी अन्य राज्य का व्यक्ति आरक्षित सीट से चुनाव नहीं लड़ सकता। हाँ, 2 जगह से चुनाव लड़ सकता है लेकिन आरक्षित क्षेत्र से नहीं लड़ सकता। लेकिन यदि वह दोनों जगह से चुनाव जीत जाता है तो उसे एक जगह छोड़नी पड़ती है और वह एक जगह से ही सदस्यता लेता है। दूसरी चीज क्या है अर्हता के लिए? अब हम देखेंगे अनुच्छेद 101, 102 संसद सदस्यों के लिए निरर्हता, अर्थात किन आधारों पर किसी भी संसद सदस्य को निरर्ह घोषित किया जा सकता है। दल बदल कानून के तहत किसी भी व्यक्ति को यदि अयोग्य घोषित किया जाता है तो भी वो चुनाव नहीं लड़ सकता है। याद रखिएगा, दल बदल क्या होता है? कोई भी व्यक्ति यदि जीत लेने के बाद किसी अन्य पार्टी से किसी अन्य पार्टी में चला जाता है तो। लेकिन ये जो निरर्हता का प्रश्न है यह लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा में सभापति, अर्थात किसी भी व्यक्ति को निरर्ह घोषित करना राष्ट्रपति का काम नहीं है। याद रखिएगा, कौन निरर्ह घोषित कर सकता है अर्थात अयोग्य घोषित कर सकता है? लोकसभा
की बात अगर है तो लोकसभा अध्यक्ष, और राज्यसभा की बात है तो राज्यसभा में सभापति उसे अयोग्य घोषित कर सकता है। और दलबदल के बारे में तो आप समझ गए कि यदि कोई भी निर्दल पार्टी का व्यक्ति हो या किसी भी पार्टी का व्यक्ति हो, यदि किसी अन्य पार्टी से किसी अन्य पार्टी में जाता है अपनी स्वेच्छा से, तो भी उसकी योग्यताएं जो है समाप्त की जा सकती हैं। अब फिर हम देखेंगे अनुच्छेद 85 है संसद के सत्र, सत्रावसान और विघटन। संसद के सत्र, संसद के सत्र प्रत्येक वर्ष में कम से कम 2 सत्र आयोजित होने चाहिए। और ये जो सत्र आयोजित होते हैं, एक सत्र की समाप्ति और पहले सत्र की पहली तिथि, अर्थात जो सत्र चल रहा है इसकी अंतिम तिथि और आने वाले सत्र की पहली तिथि के बीच 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। कितने का? 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। तो ये संसद के सत्र कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाता है। तथा हाँ, कितने सत्र होने चाहिए? कम से कम 2, वैसे तो 3 होते हैं लेकिन 2 से कम नहीं होना चाहिए। और 2 सत्रों के बीच 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। सत्रावसान अर्थात सत्र आहूत करना, सत्र बुलाना, कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। और सत्र विघटन करना, कौन विघटित करता है? राष्ट्रपति। ये तीनों कार्य संसद के सत्र, सत्रावसान और विघटन किसके काम है? राष्ट्रपति के काम है। और संसद को स्थगित करना, संसद को स्थगित करना लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा में सभापति का काम है। संसद को स्थगित करना। स्थगित कब किया जाता है? जब संसद की कार्यवाही सही से न चल पा रही हो और उसको यह महसूस हो तो स्थगित कर सकता है, या इस रूप में भी स्थगित कर सकता है अनुच्छेद 100 के अनुसार। किसके अनुसार? अनुच्छेद 100 के अनुसार। यदि गणपूर्ति न हो पा रही हो तो गणपूर्ति क्या होती है? सभी सदस्यों की 1/10, सभी सदस्यों की 1/10, अर्थात लोकसभा में जो 552 है उसका 1/10 और राज्यसभा में जो 250 हैं उसका 1/10। यदि 1/10 सदस्यों से संख्या कम है तो गणपूर्ति पूरी नहीं हो रही है। ऐसी हालत में लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा में सभापति संसदों की कार्यवाही को क्या कर देता है? स्थगित कर देता है। अब हम देखेंगे विपक्ष। ये विपक्ष क्या होते हैं? तो संसद में जो बहुमत दल होता है तो बहुमत दल के नेता को लोकसभा में प्रधानमंत्री बनाया जाता है। लेकिन जो दूसरी पार्टी, जो सबसे बड़ी दूसरी पार्टी होती है, उसमें एक विपक्ष का नेता चुना जाता है। हालांकि संविधान में विपक्ष के नेता का कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन विपक्ष का नेता चुना जाता है। लेकिन इसके लिए भी शर्त है। शर्त क्या है? लोकसभा में सभी सदस्यों का 1/10, सभी सदस्यों का जो भी 552 सदस्य हैं, 552/10 अर्थात 55 सदस्य। यदि दूसरी बड़ी पार्टी को 55 सदस्य या 55 सीटें प्राप्त नहीं हो रही हैं तो उसे विपक्ष का दर्जा या विपक्ष का नेता उसकी पार्टी से नहीं चुना जाएगा। अर्थात विपक्ष बनने के लिए कम से कम 55 सीट से ज़्यादा लाना होता है, तभी विपक्ष में बैठाया जाता है। और इंग्लैंड में इसे छाया मंत्रिमंडल कहते हैं। ठीक, विपक्ष को इंग्लैंड में छाया मंत्रिमंडल कहते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि विपक्ष में या विपक्ष का दर्जा पाने के लिए 50 सीटों से ज़्यादा लाना होगा। किसमें? लोकसभा में। और राज्यसभा में कम से कम 25 सीटें, क्योंकि उसका भी 1/10 होता है। तो राज्यसभा में कुल कितनी सीटें होती हैं? 250/10 कर देंगे हम, तो कम से कम 25। अगर राज्यसभा में विपक्ष को कम से कम 25 सीटें मिलती हैं तो वो विपक्ष का दर्जा मिलेगा उस पार्टी को, अन्यथा उस पार्टी में भी विपक्ष का दर्जा नहीं मिलेगा। अब हम देखेंगे लेम डक सत्र। लेम डक सत्र क्या होता है? लेम डक सत्र होता है कि जो वर्तमान लोकसभा चल रही है
उसका जो अंतिम सत्र होता है और जो अगली लोकसभा आने वाली है उसका जो सत्र होता है, तो उसके पहले वाला अर्थात जो पूर्व लोकसभा थी उसकी अंतिम बैठक या आने वाली लोकसभा की जो प्रथम बैठक के पहले वाली बैठक है उसको लेमडेक सत्र कहा जाता है। ठीक, अब हम देखेंगे भाषा। तो जो हमारे संसद की भाषा है वो हिंदी और अंग्रेजी दोनों हो सकती है और है भी। दूसरी चीज, यदि लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा में सभापति चाह ले तो उनको क्षेत्रीय भाषा में भी जो भी सदस्य होते हैं उनको बोलने का अधिकार दिया जा सकता है। ठीक, और ये हिंदी अंग्रेजी का प्रावधान कब से किया गया? पहली बार अंग्रेजी को संसदीय भाषा बनाया गया था, लेकिन इसे 15 साल के लिए, जब हमारा भारत आज़ाद हुआ तो अंग्रेजी को 15 साल के लिए बनाया गया और ये कहा गया कि 1965 के बाद अंग्रेजी को समाप्त कर दिया जाएगा। लेकिन फिर ये देखा गया कि यदि कोई भी राज्य जिसकी अपनी भाषा या उसकी राज्य की भाषा अंग्रेजी है, वो अंग्रेजी को नहीं त्यागना चाहता है तो हम अंग्रेजी को नहीं छोड़ सकते। अर्थात भारत के जितने भी राज्य हैं, यदि कोई भी राज्य अंग्रेजी को अपनी राजभाषा के रूप में दर्जा दिया है और वह उसको समाप्त करने का प्रस्ताव अपने विधानमंडल के बहुमत से पास करके नहीं दे देता है, तब तक अंग्रेजी समाप्त नहीं होगी, अर्थात अंग्रेजी कार्य के रूप में बनी रहेगी। ठीक, इस प्रकार से हमारे संसद की भाषा क्या है? हिंदी और अंग्रेजी दोनों है। तो अंतिम बार आपको हम बता दें, जो हमारी संसद है ये किससे मिलकर के बनी है? राष्ट्रपति जो संवैधानिक प्रमुख है, लोकसभा और राज्यसभा, इन तीनों से मिलकर के क्या बनती है? हमारी संसद बनती है। अब वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। और आपको हम अंतिम में बता दें कि लोकसभा और राज्यसभा के बारे में अलग अलग आपको अगले वीडियो में बताया जाएगा। ठीक।